नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज से करीब 4 महीने पहले 28 फरवरी को जब ईरान युद्ध शुरू हुआ तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि हालात कितने खराब हो सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का कारोबार होता है। भारत जैसे देश के लिए जो अपनी लगभग 90% कच्चे तेल और 60% एलपीजी की जरूरत आयात से पूरी करता है, ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संकट नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि करीब 4 महीने तक चले इस संकट के दौरान न तो देश में किसी पेट्रोल पंप पर ईंधन की कमी हुई, न ही किसी घर में रसोई गैस की सप्लाई रुकी और न ही आम उपभोक्ता पर वैसा बोझ पड़ा जैसा दुनिया के कई बड़े देशों में देखने को मिला। तो आखिर भारत ने यह कैसे किया? आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि एलपीजी के लिहाज से यह कितना बड़ा संकट था, भारत ने इस संकट को कैसे हराया। इसी पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमानों से बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुखमल कुमार जैन हैं, पूर्व डायरेक्टर मार्केटिंग बीपीसीएल के, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनीश डे, ग्लोबल हेड हैं केपीएमजी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुखमल कुमार जैन साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो संकट था, जो ईरान युद्ध के बाद हॉर्मुज बंद हो गया, जो संकट था, ये देश में क्या हुआ, किस तरह की परेशानी आई नहीं आई वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे दर्शक समझें कि ये कितना बड़ा संकट था। सबसे पहले नमस्कार सभी को। इसमें जैसा आपने कहा कि यदि हम इस संकट को समझने का कोशिश करें तो हम करीब करीब 90,000 टन एलपीजी डेली हम देश में इस्तेमाल करते थे, और जिसमें से केवल 34 से 35,000 टन एलपीजी जो है वो हम जो है अपने यहाँ मतलब इंडिया के अंदर पैदा करते थे, मतलब प्रोड्यूस करते थे। तो इन परिस्थितियों में आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 55,000 टन एलपीजी इंपोर्ट होती थी, और यदि मैं ये कहूँ कि 1 कार्गो प्लस डेली हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो जब ये जैसे ही संकट हुआ तो समझिए कि ये 1 कार्गो प्लस बड़ा अनसर्टेन हो गया। जब ये अनसर्टेनिटी पैदा हुई तो इमीडिएटली जैसे ही 28 फरवरी को जैसे आपने बताया कि ये संघर्ष शुरू हुआ, तो इसको हम कैसे मैनेज करें इसके ऊपर काफ़ी चर्चा शुरू हुई। और इसमें जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, यदि सरकार की तरफ से मैं कहूँ तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और तीनों सरकारी या स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उनमें चर्चा शुरू हुई। तो सबसे पहले वस्तु स्थिति को समझा गया कि हमारे पास इमीडिएट बेसिस पर कितना स्टॉक है और कितना हमारे पास ट्रांजिट, जो हम कहते हैं कि भाई लोड हो गया और रास्ते के अंदर है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद ये लगा कि हमें इमीडिएट बेसिस पे अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा यदि मिडिल ईस्ट में ये रास्ता रुक गया है। इसके साथ साथ दूसरा ये एक समझ आया कि क्या हम अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और इसके ऊपर आपसी विचार विमर्श के बाद काफ़ी तत्परता के साथ फैसले लिए गए। और उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारे रिफाइनरी प्रोसेस होते हैं उसमें जो हम इंटरमीडिएट बोलते हैं या जो बीच के प्रोडक्ट होते हैं, उनसे रिफाइनरी कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो उन प्रोडक्ट पे रेस्ट्रिक्शन डाला गया और उनको बोला गया कि आप केवल एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, और उसका नतीजा ये था कि काफ़ी जल्दी से हम लोग जो 34,000 टन डेली प्रोड्यूस कर रहे थे एलपीजी हम अपने देश के अंदर, वो 34,000 से 54,000 टन पर चली गई। जो आप समझ सकते हैं कि 60-65% ज़्यादा हम एलपीजी प्रोड्यूस करने लगे, तो उससे हमारी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी थी थोड़ी कम हुई। ये तो था सप्लाई साइड पे। जब पैरेलली हम लोग सब जो भी हमारे इंपोर्ट थे उनको डाइवर्सिफाई करने का बिल्कुल सर, आगे क्या कुछ किया गया ये हम बात करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में जैसे कि हम ये कितना बड़ा संकट था उसको थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। यहाँ पर अनीश डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीश जी, हम जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा संकट था, किस तरह से इसको आप डिफाइन करना चाहेंगे?
देखिए, इंडिया दुनिया के सबसे एक एक माने बड़े एलपीजी मार्केट्स में एक है। और खास करके कुकिंग के लिए हमारा 85% एलपीजी यूज होता है डोमेस्टिक कुकिंग के लिए या कुकिंग पर्पस के लिए। और ये जो कंज्यूमर बेस जो एड्रेस करता है ये बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट का संकट नहीं था, ये एक्चुअली घर घर का संकट था जो जो सब जो डील करना पड़ा जब ये हॉर्मुज की मुद्दा उठा। और दूसरा है कि हम 60%, जैसे जैन साहब बताया, हम 60% एलपीजी इंपोर्ट करते थे, लेकिन उसका 90% आता था हॉर्मुज के थ्रू। तो आप देखेंगे कि ऑन द सप्लाई साइड इतना बड़ा भारी क्वांटिटी हॉर्मुज एक ही जगह के थ्रू आता था। वो 35 किलोमीटर का जो चैनल है उसके थ्रू आता था और वो हमारे सारे घरों में जाता था। और वो दोनों जब देखेंगे सप्लाई साइड पे इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट एक जगह में आ गया और डिमांड साइड में इतने ज़्यादा कंज्यूमर्स थे जो अफेक्टेड होते थे, ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन जो हुआ वो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हुआ तो सही, लेकिन मैनेज करने के चलते डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा के इंपोर्ट का सोर्स डाइवर्सिफाई करके ये काफी हद तक ये मैनेज हो गया। वो एक उसी में एक मतलब इट्स अ माइलस्टोन। ठीक है सुकमल जी, इसका एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो अभी आप बता रहे थे वो था कि आप घरेलू स्तर पर जो एलपीजी का उत्पादन है उसको बढ़ाना। कैसे किया ये सब कुछ, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इसको लेकर के। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, जब रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट जो हैं बनने शुरू होते हैं। तो उसमें हम टेक्निकली कहें तो एक कार्ब C3 और C4 होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उनसे हम फर्दर जो जितनी भी रिफाइनरी हैं देश के अंदर वो फर्दर पेट्रोकेमिकल और दूसरे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया कि वो प्रोडक्ट पे अभी हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे और इन जो C3 और C4 से हम पहले एलपीजी बनाएंगे। तो ये जो एक डायरेक्टिव इशू किया गया जितनी भी देश की रिफाइनरी थी उससे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ और सभी ने एलपीजी प्रोड्यूस करना शुरू किया। और हम जो 34,000 का टन का डेली का आंकड़ा था उससे 54,000 टन डेली के आंकड़े पर पहुंचे। तो ये एक बदलाव था हमारे रिफाइनरी प्रोसेस में। और मैं इसमें यही कहूँगा, जो हमारी तीनों सरकारी तेल कंपनियां और जो प्राइवेट सेक्टर की भी तेल कंपनियां थी उन्होंने भी सहयोग दिया और सबने मिलकर अपने रिफाइनरी प्रोसेसेस में जो भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने थे वो चेंज करके एलपीजी के उत्पादन को बढ़ाने में सबने सहयोग दिया। ठीक है अनीश जी, ये जो बता रहे हैं, सुकमल जी बता रहे हैं कि किस तरह से जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है एलपीजी का वो बढ़ाया गया, ये कितना बड़ा फैसला रहा इस पूरी प्रक्रिया में कि लोगों को कोई इसका फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये कितना बड़ा फैसला था? बहुत ही बड़ा फैसला था। देखिए, आप जो 35 में था उसको 55 तक लेके जाएंगे तो वो एक बड़ा प्रोसेस चेंज होता है, मार्केट में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब लोगों का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स का दूसरा प्रोडक्शन लाइंस होते हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शन लाइंस होते हैं, वो सारे को बंद करना पड़ा और वो सारे एलपीजी के तरफ डाइवर्ट करके उसको घरों में पहुंचाना पड़ा। तो एक तरह से देखेंगे तो सप्लाई में काफ़ी इंडस्ट्रीज को काफ़ी चेंज हुआ, जो उनको जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते थे उसमें भी चेंज हुआ। दूसरा ये जो पूरा रिकन्फिगरेशन करके घरों में पहुंचाना, जबकि डिमांड काफ़ी था और थोड़ा सा कंज्यूमर्स में तो वो तो थी, तो डाउट्स था, वो था एप्रीहेंशन था, वो सारे को मैनेज करना दोनों को साथ में मिलके एक बड़ा एक्सरसाइज था। सुकमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो भारत ने ये किया कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है एलपीजी का वो बढ़ाया, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जब ये हॉर्मुज को वहाँ पर बंद कर दिया ईरान ने, उस दौरान पे दुनिया का कोई भी देश वहाँ से अपने एलएनजी के और उसके अलावा कच्चे तेल के जहाज़ नहीं निकाल पाया, लेकिन भारत ने कई सारे उस दौरान भी अपने जहाज़ वहाँ से निकाले। ये कितनी बड़ी सफलता आप इसको मानते हैं? ये मैं यही कहूँगा कि जो हमारे देश की कूटनीति यदि मैं कहूँ तो उसकी एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जहाज़ एलपीजी भर के होर्मुज़ के अंदर वाले एरिया में फंसे हुए थे या रुके हुए थे, जो कि मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार के जो भी विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग के बाद और बाद में जो हमारे
शिपिंग मिनिस्ट्री भी है, तीनों ने मिलके एक कंबाइंड प्रोसेस के तौर पे काम किया, जिससे कि हमें सफलता मिली कि हम ईरान से भी मतलब उस वक्त पूरा कंट्रोल किए हुए थे हॉर्मुज़ पर, उनकी मदद से हम अपने जहाज़ों को निकाल पाए। तो उस वक्त वो जो एलपीजी आई, उसने हमें एक कुशनिंग टाइम दिया कि हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से इंपोर्ट को अरेंज कर सकें। सो वो एक मेरे हिसाब से हमारी कूटनीति की एक बहुत बड़ी सफलता थी उस टाइम पर। ठीक है अनिश जी, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये भारत का एक मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा रहा है। जब दुनिया का कोई भी देश हॉर्मुज से अपने जहाज़ नहीं निकाल पा रहा था, भारत ने वहाँ से अपने जहाज़ निकाले और अपने लोगों को परेशानी नहीं होने दी। हाँ, वो तो एक था ही, मास्टर स्ट्रोक तो था ही। और वो ईरान के साथ हमारा संबंध काफ़ी अच्छा रहा है पहले भी, और वो संबंध को आगे बढ़ाते हुए वो सिक्योर किए, परमिशन सिक्योर किए ताकि वो जहाज हमारे तक आ पाए, और वो एक कुशन क्रिएट किया। लेकिन सरकार ने और भी कुछ कुछ चीज़ें किए थे, जैसे पाइप नेचुरल गैस को बढ़ावा दिए, जल्दी जल्दी वो पाइप कनेक्शंस को प्रायोरिटाइज करके हमारा जो सीजीडी कंपनीज थे वो कनेक्शंस ऐड किए। एलएनजी का भी संकट था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, तो गैस आने लगा, एलएनजी आने लगा, और हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी जितना बढ़ा सकते थे बढ़ा के पाइप नेचुरल गैस के, सो एलपीजी और पाइप नेचुरल गैस का दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक हेल्प किया है। सो एक तरफ कूटनीति था, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल कमर्शियल डिसीजंस लेके काफ़ी हद तक वो समस्या का हल हुआ था। सुकमल जी, हमने ये भी देखा है कि इस दौरान जब एक तरफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एलपीजी का बढ़ाया गया, हॉर्मुज से वहाँ से कुछ जहाज़ों को वहाँ से निकाला गया, एलपीजी के, एलएनजी के और कच्चे तेल के, लेकिन साथ ही साथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्टर है कि पिछले एक दशक के दौरान जो सरकार की नीति रही, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि विभिन्न देशों से गैस, तेल ये खरीदना शुरू किया। चाहे हम अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, या दूसरे अन्य देशों से भी खरीदा गया। ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आज की तारीख में हम बात करें तो 41 देशों से भारत कच्चे तेल का आयात करता है, एलपीजी, एलएनजी का आयात करता है। ये एक मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा कदम पिछले 4-5 सालों से कम शुरू किया गया था। स्पेशली यदि मैं कहूँ कि जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ था, तब से एक लगा कि नहीं, हम खाली मिडिल ईस्ट के ऊपर हमको डिपेंडेंट नहीं होना है और हमें मिडिल ईस्ट के बियॉन्ड जाना चाहिए। और जो पहले बातचीत होती थी वो उसको एक धरती पर उतारा गया और काफ़ी देशों से हमने इंपोर्ट करना शुरू किया। और उसके बाद जैसे आप देखें 2 साल पहले जब गाजा में भी वो जो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए क्राइसिस हुआ, प्रोबेबली दैट वाज आल्सो वन मोर लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो तभी एक एलपीजी के लिए भी फर्स्ट टाइम यूएस से हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम लोग कार्गो एलपीजी के खरीदेंगे। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिली और जैसे जैसे हमको लर्निंग होती गई, हमने अपने जो भी क्रूड ऑयल और एलपीजी या एलएनजी के भी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया। सो ऐसे किसी भी क्राइसिस में उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और वो मिला भी हमें। जो हमने देखने में आया, जो पिछले 4 महीने में हम लोग उन लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करके कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सके। अनिश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 10 सालों में भारत में एक रणनीतिक भंडार तैयार किया गया कच्चे तेल का, ये कितना यहाँ पर काम आया? चाहे वो उपयोग किया गया हो न किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं देश के एक आत्मबल को यहाँ पर बनाए रखने में कितना ये महत्वपूर्ण साबित हुआ? देखिए, काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण हुआ है, क्योंकि 10 साल पहले हमारे पास था ही नहीं कुछ। 10 साल में कैपेसिटी बना है, और जितना भी बना है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। ये क्राइसिस का एक लेसन तो ये है कि उसको बढ़ाना है। लेकिन 10 साल पहले जो था नहीं, वो जहाँ तक बना है वो काफ़ी काम आया है, और एक फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। दूसरा एलपीजी का, जैसे हमारा नॉर्मल स्टोरेज था 18 दिन का, वो जाके बढ़ा के 30 दिन या उससे भी ज़्यादा बनाया जाएगा। तो एक तो बढ़ा के हम बढ़ाने का फ़ायदा मिला है, क्योंकि उससे थोड़ा समस्या का थोड़ा बहुत हल हुआ है, और उसको आगे वो एक लेसन दे दिया कि हम उसको और कैसे आगे बढ़ाए ताकि हम फ्यूचर में भी कुछ हो तो हम सिक्योर रहे। क्योंकि इस दुनिया में कोई कह नहीं सकता कब कहाँ से क्या आ जाए, तो हमको सिक्योरिटी मेंटेन करना है। तो ये जो कैपेसिटी क्रिएट किया हुआ है
एक फाउंडेशन है फ्यूचर के लिए भी। सुकमल जी, हमने देखा कि इस दौरान जो एक सरकार का प्रबंधन था कि परेशानी बहुत थी और एलपीजी को लेकर के तो सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो वाणिज्यिक उपभोक्ता थे उन पर थोड़ा सा नियंत्रण लगाया और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल गैस जहाँ पे एलपीजी जा रही थी वहाँ थोड़ा सा उसको नियंत्रित किया, लेकिन जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दी। ये कितना महत्वपूर्ण कदम आप इसको मानते हैं? जी देखिए, अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो ज़्यादातर बातें हमारी फोकस थी सप्लाई साइड पर, और अब हम दूसरी साइड की तरफ चलें। एक तरफ हम सप्लाई को हम ऑगमेंट करने की कोशिश जारी रखी, दूसरी तरफ डिमांड मैनेजमेंट बेसिकली वो किया गया। उसमें जैसा आपने कहा कि 2 स्टेप पहले लिए गए कि कमर्शियल सप्लाईज को रेस्ट्रिक्ट किया गया शुरुआत में 20% के लेवल पे, और इंडस्ट्रियल सप्लाईज को पूरी तरह से रोका गया जब शुरुआत हुई थी क्राइसिस की। और जैसे जैसे चीज़ों को समझा गया, बाजार का फीडबैक मिला, कमर्शियल सप्लाई को 50% तक भी ले जाया गया और इंडस्ट्री सप्लाई को सेक्टर वाइज प्रायोरिटाइज किया गया, जिससे कि जो हमारा इंडस्ट्रियल जो हमारा प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। तो ये 2 चीज़ों के साथ साथ, लेकिन जो मूल मंत्र था कि जो हमारे घर की रसोई है उसमें कभी भी ऐसा ना हो कि हम कुकिंग ना कर पाएं। और मेरे ख्याल से ये जो मूल मंत्र था पूरे क्राइसिस के दौरान, उसके ऊपर फोकस इतना स्ट्रांग था कि जितने भी एक्शन लिए गए, जैसे मैं यदि कहना चाहूँ कि कमर्शियल का रेस्ट्रिक्शन का एक कारण ये भी था कि कोई कमर्शियल को ज़्यादा खरीद के उसका दुरुपयोग ना करे। तो एक रीज़न वो भी था शुरुआत में, बट जैसे जैसे चीज़ें स्टेबलाइज हुई उसको रिलैक्स किया गया। दूसरा, यदि आपने सुना होगा, एक ऑथेंटिकेशन कोड होता है डिजिटल का, जो प्रणाली पहले से थी बट उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे ये एक इंश्योर किया गया कि जो जेन्युइन कस्टमर है उसी को ही सिलेंडर मिला। तो उस प्रोसेस से क्या हुआ कि एक जो जनरल पैनिक था मार्केट के अंदर, वो कम होता चला गया। जैसे कि आपने देखा होगा शुरू के 10-15 दिन जरूर थोड़ा सा शोर हुआ, बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्लो होती चली गई। तीसरा, यदि मैं ये कहूँ कि केंद्र सरकार के साथ साथ जितनी भी हमारे राज्य सरकारें थी और जो दूसरे हमारे उनके दूसरे अंग हैं, जो कि इस किसी भी प्रोडक्ट की होर्डिंग ना हो, काला बाजारी ना हो, उन सब ने भी एक पैरेलली मिलके एक्शन लिए, विच रिजल्टेड इन कि एक पूरा जो डोमेस्टिक का सप्लाई मैनेजमेंट था और जो डिमांड मैनेजमेंट हो रहा था, दोनों आपस में कॉम्बिनेशन में काम कर पाए और जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने के एक आशंका थी वो नहीं हुई। दूसरा, जैसे अनीश जी बता रहे थे कि पाइप्ड नेचुरल गैस पे पूरा फोकस आया और उसके जो कनेक्शन इंस्टॉलेशन को काफ़ी फास्ट तरीके से चालू किया गया और उसमें आने वाली जो परेशानियां हैं उनको समझा गया। और उसमें मैं यही कहूँगा, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स या म्यूनिसिपल कमेटीज़ थी, उनके जो परमिशन और दूसरे जो इश्यूज होते थे उनको स्ट्रीमलाइन किया गया। और जो मैं यही समझता हूँ कि अभी वो चालू रहेगा, स्पेशली अर्बन एरियाज में, जिससे कि एलपीजी पे से जो ग्राहक हैं वो पाइप नेचुरल गैस पे शिफ्ट कर सकें। ठीक है सुकमल जी, इस दौरान हमने देखा कि लोगों को वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए गए, चाहे उनको अगर कोयले की ज़रूरत थी तो कोयला उपलब्ध कराया गया, राज्य सरकारों को केरोसिन उपलब्ध कराई गई, लोगों को पीएनजी की ओर शिफ्ट करने को कहा गया। और जो डाटा आया है उससे ये पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग पीएनजी की ओर शिफ्ट हुए, जिनके घरों में पीएनजी थी उन्होंने अपनी एलपीजी छोड़ दी। तो ये एक जो वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराने का कदम था, ये कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ? वैकल्पिक ईंधन का जो एक कदम उठाया गया, ये मैं एक दूसरी तरह से भी कहूँगा अच्छा साबित हुआ कि जैसे कुछ हमारी इंडस्ट्री या जो कुछ हमारे कमर्शियल यूसेज थे जहाँ पे वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता था, उन्होंने उस पर शिफ्ट कर लिया। जैसे कि हमने कहा कि जो 20% की खाली सप्लाई दी गई, धीरे धीरे बढ़ाई गई, तो उस वक्त भी हमारी एक्टिविटीज़ ना रुकें, तो जितना भी जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने उनको वैकल्पिक ईंधन इस्तेमाल करने की छूट दी, जिससे कि जो हमारे चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी या दूसरी चीज़ें थी उन पे कोई असर नहीं पड़ा। तो मेरे हिसाब से एंड घरों के लिए तो जो पीएनजी वाली सुविधा, जैसे मैंने कहा है कि अभी बहुत उसमें फैसिलिटेट किया गया है, तो मेरे हिसाब से जितनी भी हमारी सीजीडी या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगी
और उस मुहिम को जारी रखेंगे, जिससे कि सर्वप्रथम अर्बन एरियाज़ में हम इस एलपीजी की जो कंजम्पशन है उस पर थोड़ा कमी करके उसको हम दूसरे एरियाज़ में मूव कर सकें। अनीश जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सारे कदम सरकार ने उठाए, कुछ इसमें से त्वरित कदम थे, कुछ ऐसे कदम थे जो पिछले 10 साल के दौरान सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, कई नीतियां तैयार की गई, उसका फ़र्क हमने देखा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता तो कैसे हालात हो सकते थे? क्योंकि भारत की जनसंख्या को हम देखें, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा संकट, क्या कुछ हो सकता था? किस तरह के हालात हो सकते थे? एक पिक्चर हम आपसे चाहेंगे कि आप जरा सा हमारे दर्शकों के लिए बताएं। वो बताने के पहले मैं एक और पिक्चर आपके लिए पेंट करना चाहता हूँ। 10 साल पहले हमारा कंजम्पशन था एलपीजी का करीब 16 मिलियन टन। ओके, वो बढ़ के अभी 33 मिलियन टन हो गया। 16-17 मिलियन टन, वो 33 मिलियन टन हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हम घरों में एलपीजी पहुंचाए। उज्ज्वला स्कीम जो था वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था घर में क्लीन फ्यूल्स पहुंचाने के लिए। ठीक है, और ये जो कंजम्पशन बढ़ा है उसका नतीजा है। सो दिस इज अ गुड मेजर। ये अच्छा मेजर था सरकार का 10 साल पहले, जिसके चलते हमारा कंजम्पशन बढ़ा है। और अभी जो है हमारा ये जो वो बढ़ने के चलते, और कितना कम है कनेक्शन है हमारा, 33 करोड़ कनेक्शन है हमारा एलपीजी कनेक्शन से। और कंपैरिजन के लिए बोलूं तो अमेरिका का पॉपुलेशन 34 करोड़ है, तो लगभग जितना अमेरिका का पॉपुलेशन है, यूएस का पॉपुलेशन है, उतना हमारा एलपीजी कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ा बेस है ये, और ये बेस को मैनेज करने के लिए, इस संकट में मैनेज करने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन हम देखें कि सारे मेजर्स लेके ये एक अच्छा पिक्चर निकल के आया कि इतना बड़ा बेस में इतना संकट, ये भीषण संकट के बावजूद हम एक रेजिलियंट सिस्टम क्रिएट किए है, जो ऑल्टरनेटिव्स लेके थोड़ा कंजम्पशन कम करके सब करके हम बिल्कुल मैनेज कर पाए। और ये एक स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ हमने अपना डिस्कवर किया है, जिस पे हमको काम करना चाहिए आगे, ताकि आगे और भी डिस्ट्रप्शन आए, कैसे भी आए, तो हम मैनेज कर पाए। लेकिन जहां तक हम कर पाए वो एक भारी कदम उठाया है सरकार ने टुवर्ड्स सर्विंग सिटीजन्स, पहुंचाना, ईंधन पहुंचाना, और जब संकट आया तो उसको मैनेज करने के लिए। अनीश जी, ऐसे में जो देश की लीडरशिप है, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें या विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनकी हम बात करें, तो ये लीडरशिप कितनी यहाँ पर कारगर सिद्ध हुई? क्योंकि कोविड के दौरान भी हमने देखा कि भारत के लोगों को किस तरह से कोविड से निकाला गया और इस बड़े संकट से भी निकाला गया। तो क्या कुछ कहेंगे देश की लीडरशिप के लिए? हाँ जी, ये बहुत ही हैंड्स ऑन लीडरशिप है। जब भी हमारा क्राइसिस होता है, ये लीडरशिप एक्चुअली वो राइजेस टू द ओकेजन। वो जो मुद्दा जो आता है उसको हल करने के लिए एक पॉलिसी निकाला जाती है जल्दी, ताकि ये मैनेज हो पाए। हम हमने इसमें भी देखा, सुकमल जी ने काफी सारे पॉलिसीज की बात की है जो इमीडिएट एक्शंस थे, जिसके चलते ये मैनेज हो पाया है। इतना बड़ा बेस अगर मैनेज करना पड़े। दूसरा, ये टेक्नोलॉजी का भी यूज काफी की है, इसलिए ये जो मिसयूज होने का रिस्क होता है ये सब संकट के बीच में, वो भी काफी कम मैनेज किया गया है। और ये बहुत ही हैंड्स ऑन लीडरशिप था ये संकट में, तो अप्रिशिएट करने वाली बात है ये। तो ठीक है सुकमल जी, एक तो हम चाहेंगे कि देश की लीडरशिप के लिए, खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लीडरशिप है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? और दूसरा ये सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछूंगा कि जो रेट को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे, सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए, उस बारे में भी बता दीजिए कि क्या कितने रेट पे सिलेंडर, क्योंकि जो आंकड़े हमारे पास हैं वो करीब 1600 रुपये का बैठ रहा था और सरकार ने लोगों को 900 रुपये का उपलब्ध कराया और गरीब परिवारों को तो और कम का मिला। आपका जो पहला सवाल है उसमें मैं यही कहूँगा, जैसे अनीश जी ने कहा कि हैंड्स ऑन लीडरशिप, तो चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों या हमारे जो विभिन्न मंत्रालय जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे, इवन जो हमारी राज्य सरकारें थी, सब ने मिलके इसको एक ऐसे कॉमन थीम लिया और उस चीज़ को पूरा करने में सहयोग दिया। इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा कि एक तो जो डिसीजन मेकिंग वाज प्रिटी फास्ट, बहुत जल्दी डिसीजन लिए गए, क्योंकि
इट वाज लाइक एवरी डे समथिंग और द अदर थिंग वाज हैपनिंग। सेकेंडली, यदि मैं कहूँ कि एक कम्युनिकेटिव स्टाइल को मेंटेन किया गया, यदि बहुत बार क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन ना हो तो लोग र्यूमर्स उड़ती हैं, अफवाहें उड़ती हैं, लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए एवरी टाइम और किसी भी चीज़ का एक कम्युनिकेशन मेंटेन किया गया, और उसमें जो फीडबैक भी आ रहे थे उस पर रिएक्शन की कहिए या उस पर एक्शंस लिए गए, सो दैट जो भी फीडबैक आ रहा है उसके ऊपर एक एक्शन दिखा कि यस, सरकार एक्शन में है। ठीक है। तो वो तो मैं लीडरशिप के लिए कहूँगा, और चाहे सरकार या तीनों ऑयल कंपनी सब ने मिलके, और जो भी हमारे दूसरे तंत्र के जो भी हमारे लोग हैं, वो रेट को लेकर के हम और बात रेट का जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, एलपीजी इस दौरान यदि आप कमर्शियल के रेट देखें, जो कमर्शियल का रेट एक रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में एक्चुअल रेट क्या है, तो वो 1600 से 1700 रुपये यदि मैं रियली डिफाइन करूं कि जो हमारा 14 किलो का सिलेंडर, जो डोमेस्टिक 14.2 किलो का जो सिलेंडर है डोमेस्टिक का, उसकी यदि मैं एक्चुअल वैल्यू जो क्राइसिस के दौरान पहुंच गई थी तो 1600-1700 रुपये के आसपास पहुंच गई थी। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल ही थोड़ा सा मार्केट में स्लो हुआ तो कमर्शियल सिलेंडर का रेट भी करीब करीब 10 रुपये पर केजी रिड्यूस किया गया है। तो ये एक डोमेस्टिक फर्स्ट, यदि मैं कहूँ कि जो पॉलिसी थी या प्रिंसिपल अपनाया गया, उससे हमारे जो जितने भी, जैसे अनीश जी ने भी बताया कि 33 करोड़ घर में एलपीजी, जो डोमेस्टिक एलपीजी जाती है, उन लोगों को मेरे ख्याल से इससे बड़ा राहत नहीं हो सकता कि ना तो जो रेट हमने 50 रुपया बढ़ाया वो एक कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं था, क्योंकि जैसे आपने बताया 942 रुपये या 1600 रुपये, उनको कंपेयर करना ही मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं होगा। बिल्कुल। सुकमल जी और अनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कितना बड़ा ये संकट था, लेकिन इस संकट के बावजूद भी देश में कुछ त्वरित कदम उठाए गए और कुछ ऐसे कदम थे जो पिछले एक दशक में लिए गए, और इसका फर्क ये हुआ कि आपका चूल्हा जलता रहा, हर घर में खाना बनता रहा, कोई भूखा नहीं रहा, और गैस की कोई कमी घरेलू उपभोक्ताओं को देश के अंदर नहीं हुई। तो आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।